सावन भी बरसा। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं आपकी होस्ट ज़ौफ़र नकवी। नाजरीन, आज के प्रोग्राम चिट चैट कॉर्नर में जो हमारे मेहमान हैं बहुत ही ख़ास हैं और हर आर्टिस्ट की तरह उनका काम ही उनका सबसे बड़ा तारुफ है। इन्होंने 12 से ज़ायद ड्रामों में जबकि 6 से ज़ायद फिल्मों में गानों को प्रोड्यूस भी किया है और गाया भी है, जिनमें आवारी हो या फिर बोल कुफारा क्या होगा आपके और मेरे हम सभी के प्ले लिस्ट का लाजमी हिस्सा होते हैं। तो आज हमारे मेहमान हैं अदनान धूल और रबी अहमद। इनसे बात करते हैं और जानते हैं इनकी ज़िंदगी के बारे में कुछ दिलचस्प बातें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप दोनों? बेहतरीन। आप दोनों को देखकर जो पहली बात जहन में आती है वो ऐसा लगता है कि आप दोनों भाई हैं और यकीनन बाकी सब लोग भी आपसे ये बात पूछते होंगे, तो पूछते हैं कि नहीं? जी बिल्कुल पूछते हैं और मेरे ख्याल में ये एक अच्छी बात है अगर भाई लगते हैं, लेकिन हमारा ब्लड रिलेशन तो नहीं है, लेकिन इस म्यूज़िक इंडस्ट्री की वजह से हम लोगों ने एक 11-12 साल से एक साथ हैं, तो 11-12 साल बस शक्लें मिलना शुरू हो जाती हैं। इट्स वेरी नॉर्मल थिंग, है ना रवि? रवि, आप क्या कहना चाहेंगे? हम लोग जो बैंड मेंबर्स होते हैं मोस्टली ऐसे रहते नहीं, हम लोग साथ रहते हैं एक्चुअली, और इस बात को 12 साल हो गए हैं, तो शायद इसलिए मिलने लगी शक्लें और इट्स अ गुड थिंग, आई विल टेक इट पॉजिटिवली। तो कैसे आप दोनों की दोस्ती हुई? दोस्ती हम लोग मिले थे एक गिग में, है ना, एक और म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू, वो भी 12 साल की बात हो गई उस बात, तब हम मिले थे। तो हमने पहले परफॉर्मेंस की थी एक जगह पे, इसको गिटारिस्ट चाहिए था तो उसने इंट्रोड्यूस किया मुझे अदनान से, तो फिर उसके बाद हम लोग जैम करते रहे, फिर वी केम टू दिस पॉइंट कि चलो यार लेट्स मेक म्यूजिक एंड ऑल दैट। अच्छा, आप दोनों को क्या लगता है कि अभी तक आप दोनों की इतनी अच्छी केमिस्ट्री की क्या रीज़न है कि अभी तक आप दोनों इतने अच्छे दोस्त भी हैं, सारे काम भी आप लोगों ने इकट्ठे किए, तो क्या चीज़ है जो आप लोगों की बॉन्डिंग को इतना स्ट्रॉन्ग रखती है? एक दूसरे को जान के इतना, मुझे इसके पता है इसके क्या इसकी आदतें हैं, इसको क्या बात बुरी लगती है, और इसको शायद मेरा पता कि मेरी क्या आदतें हैं, और शायद इसलिए हम लोग चल रहे थे देर तक। और दूसरी बात ये कि इंटरफेरेंस जैसा अदनान ने पहले बताया था वो नहीं है काम में। बाकी अदनान आपको elaborate जो जॉब्स हैं वो डिफाइंड है। सबसे बड़ा बैंड में प्रॉब्लम भी होता है कि 2 वोकलिस्ट हैं, अब एक म्यान में 2 तलवारें रह नहीं सकती हैं। गिटारिस्ट को वोकलिस्ट बनने का शौक पड़ेगा अचानक, होता है ना सर। तो मोस्टली जो, तो अगर हमारे बड़े बैंड्स का नाम लेना जो टूटे हैं वो सिर्फ इसी वजह से टूटे हैं। जुनून, सलमान अहमद ने गाना शुरू कर दिया, अली असमद गा रहा था, जल जी, बड़े सीनियर बैंड है, हम लोगों ने उनको डेफिनेटली सुन के म्यूज़िक करना शुरू किया, लेकिन ये प्रॉब्लम आती है। तो हमारी जॉब बड़ी डिफाइंड थी, तो हम लोगों ने डे वन से ये डिसाइड किया था भाई कि मैं जॉब्स को डिफाइन रखना है एक दूसरे की, तुम अपनी जॉब करोगे, मैं अपनी जॉब्स करूंगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ताकि चीज़ें बैलेंस रहें। तो अपना काम करो, मैं अपना काम करूँ। आप दोनों की इंस्पिरेशन कौन कौन है? म्यूज़िक का स्टार्ट कैसे लिया, या बचपन में किसको देखकर शौक होता था कि हमने भी ऐसा गाना गाना है? अच्छा, मुझे नहीं पता था सीरियसली दैट आई एम गोइंग टू बी म्यूजिशियन, तो नाते पड़ता था। हाँ, नाच वो स्कूल कंपटीशंस वगैरह में, बट गिटार इंट्रोडक्शन, अगर दिल से बात मानूँ इस बात को, क्योंकि हमारे मोस्टली म्यूजिशियंस इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते क्योंकि डिनाई कर देते हैं। हम लोगों ने आदत सुना था, आदत उससे पहले हम लोग, आई वॉज नॉट इनटू म्यूजिक, मेरा म्यूजिक पाकिस्तानी सुनता भी नहीं था, मैं बड़ा बॉलीवुड टाइप, सोनू निगम टाइप आदमी था। तो वो जो पहला गाना था वो एंथम बना हमारा पाकिस्तान का, उसने बेसिकली हमें इंट्रोड्यूस करवाया विद म्यूज़िक, जो उस दौर की जनरेशन थी 2001-2002 वाली। तो इंस्पिरेशन आप कह लो, या उसने हमें बता दिया कि अच्छा यार इससे भी आप यू कैन अर्न, आप म्यूज़िक कर सकते हो। एक लड़का है जो कॉलेज से निकला है, उसने गिटार पकड़ा और फेम हासिल कर लिया, लेकिन वो ऑब्वियसली रियलिटी वाज टोटली डिफरेंट। उससे पहले म्यूज़िक में इंस्पिरेशन मैं क्लाश केयर सुनता हूँ अभी भी, स्टिल फैन ऑफ क्लाश केयर, नुसरत फ़तेह अली खान साहब, राहत फ़तेह अली खान साहब। सूफ़ी म्यूज़िक मोस्टली ज़्यादा सुनता हूँ मैं, लेकिन अगर आपको को पुश म्यूज़िक की तरफ किसने किया, दैट वाज द सॉन्ग जो आदत थी। और अभी आपके मामले में कैसा था? ये बिल्कुल अदनान ने मामला डिस्क्राइब कर दिया ऑलरेडी आपको, बिल्कुल वही। आदत से पहले सुनता था मैं म्यूजिक, मानेंगे नहीं इस बात को, क्योंकि आदत की वजह से बहुत लोगों ने गिटार खरीदे और गिटार बजाना शुरू मैं किया गिटार हर गली में, जल बैंड ने सिखाया, उसकी वजह से आतिफ असलम एंड जल ऑल दैट। तो वही रीज़न बना था मेरा म्यूज़िक स्टार्ट करने के लिए। फिर उसके बाद बजाते रहते दोस्तों के साथ, तो फिर अदनान से मिला, फिर प्रोफेशनली स्टार्ट किया हम लोगों ने। अब आपके स्ट्रगलिंग टाइम की बात करते हैं कि किस कदर मुश्किलात का आपको सामना करना पड़ा। यकीनन हर आर्टिस्ट को ही शुरू के वक्त में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। किस किस्म की मुश्किलात थी आपकी जिनको आप लोगों ने कोप अप किया? नहीं, मेरी प्रॉब्लम डिफरेंट इसलिए थी ज़्यादा, मुझे आई एम श्योर कि हर आर्टिस्ट स्ट्रगल करता है,
और हर आर्टिस्ट एक फेज से गुजरता है। मेरी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड इसलिए थी, ज़्यादा मुश्किल इसलिए थी कि मुझे ट्रैवल करना पड़ता था ऑल द वे फ्रॉम खानेवाल। तो वो जो एक्सपेंस एक स्टूडेंट के लिए बेयर करना वो बड़ा मुश्किल होता था। फिर लाहौर में आके रहना किधर है, किसके पास रहना है, किधर जाना है, कोई एक दो दोस्त थे जिनके पास, तो वो एक बड़ा लंबा पीरियड है, बहुत लंबा पीरियड है जो बड़ा लंबा इंटरव्यू कर देगा हमारा। तो वो एक बड़ा मुश्किल पीरियड था। मैं फिर कुछ अर्सा इसके घर रहता रहा, कुछ अर्सा अपने मैनेजर के घर रहता रहा, कुछ अर्सा किसी ऑफिस में रहता रहा, कुछ अर्सा किधर रहता रहा, कुछ अर्सा किधर रहता रहा। मतलब सही मायनों में सही स्ट्रगल आपने की। तो उसके बाद जाके मेरी तो अगर लाइफ सेटल्ड का होगा वो ये शादी के बाद हुई। शादी मेरी 2.5 साल पहले हुई है, उससे पहले तो वो एक बैचलर्स लाइफ थी। ये पाकिस्तानी जॉर्डन। और आपके मामले में? मेरे मामले में अपने स्ट्रगलिंग फेज को ऐसे था कैसे? कि घर तो था लाहौर में, हम लोग साथ काफ़ी जैम शैम करते, लेकिन जो हालात पाकिस्तान में ख़राब होते थे ना, उस पर हमने बहुत बुरा टाइम देखा। मतलब शोज़ कैंसिल हो रहे हैं, कोई आपको पता नहीं कि पैसे कैसे कमाओगे, और हम स्टूडियो भी नहीं करते थे तब, तो वो बड़ा एक डिप्रेसिंग फेज था हमारे पे। तो अगर मैं पूछूं आप दोनों से, कोई ऐसा वाक़या जहन में आता है जिसके बाद आप लोगों ने सोचा हो कि अब हम आगे नहीं चल सकते, अब यहाँ पे एंड हो चुका है, लेकिन फिर आपने उसी को अपनी एनर्जी बनाकर पॉजिटिव तरीके से उसको कंसीव करके आपने आगे ग्रो किया हो? बिल्कुल ऐसा टाइम मैं बता रहा हूँ आपको आता रहता है, और ये हर म्यूजिशियन की लाइफ में आता है। और ये नहीं कि आज हम एक मुकाम पे, ये थोड़े अर्से बाद फिर ऐसे होता है कि यार अब ज़िंदगी में क्या करें, कुछ हो नहीं रहा, कुछ शोज़ नहीं हो रहे। तो ये अभी लास्ट ईयर भी हम पे ऐसा टाइम गुजरता, तो अब गुजर गया, लेकिन आता ज़रूर है ये टाइम। ऐसा एक चीज़ है कि म्यूज़िक एक ऐसी इंडस्ट्री है, ठीक है, तो खैर म्यूज़िक एक ऐसी इंडस्ट्री है जो आपको बार बार पटकती है नीचे उठा के। कोई भी आर्टिस्ट है ना, मतलब आपने एक हिट दे दी, अब अगला हिट कैसे दोगे बताओ, करते रहोगे म्यूज़िक करते रहोगे। तो वो जो एक बीच के, लेट्स सपोज आप अवारी की बात करते हैं, अवारी वाज इंस्टेंट हिट कि जी वो बॉलीवुड से आया, हिट हो गया, यानी जब आप उसको बनाए तब सोचा नहीं था कि इतना उसके बाद क्या करना है। वो ये हमेशा एक स्ट्रगलिंग फेज, ये आप इसको स्ट्रगल कहते हैं। तो ये आपको म्यूजिक बार बार गिराता है, बार कहता है कि नाउ यू कैन नॉट डू इट, इसको आप अब और नहीं कर सकते मुझे। तो इसको ये इससे फाइट, इस फेज से फाइट करना पड़ता है आपको हमेशा से। और ये आपकी लाइफ में बार बार, म्यूजिशियन की लाइफ में बार बार आता है। एक डायरेक्टर, एक प्रोड्यूसर, म्यूजिक, एक ड्रामा डायरेक्टर है, उसने एक बहुत बड़ा हिट दे दिया, अब उसके बाद क्या करेगा? वो उसने बेंचमार्क इतना हाई सेट कर दी है कि उसको उससे बड़ा गाना देना है, तो उसको बीट करना मुश्किल हो जाता है। अच्छा, वो कौन सा पहला गाना था जो आप दोनों ने मिल के बनाया हो एंड वो हिट हुआ हो? अवारी हम लोगों ने पहला गाना लिखा था इकट्ठे एज अ बैंड, जो पॉपुलर हुआ था। उससे पहले बंदिया था, ਉਹ ਪੰਗ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬੈੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ, ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਜ਼ੀ ਏ, ਹਜਮਤ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਦੇਰੀ ਏ, ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਨੂੰ ਤੱਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਦੂਜੀ ਜ਼ਾਤ ਤੇ ਚੁੱਕਦੇ। ਬੰਦੇ ਆ ਜਾਣ ਲੈ ਕਿਤਨਾ ਗੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਏ ਤੂੰ, ਬੰਦੇ ਆ हो बंदे आ जान ले कितना गंदा हो गया है तू, बंदे आ। अवारी गाना आप दोनों के लिए क्या है? आपके कैरियर में, आपकी ज़िंदगियों में इस गाने का क्या रोल रहा? अवारी डेफिनेटली हम लोगों की सबसे बड़ी मेजर ब्रेक है अब हमारे लिए, हमारे बैंड के लिए। इसके बाद हम लोगों ने म्यूज़िक में लोग एक बैंड की तरह, एक प्रॉपर बैंड की तरह रिकॉग्नाइज, हाँ, हमारी पहचान बनी। और उसके बाद हम लोगों ने अवारी की वजह से हम लोग वी वर नॉमिनेटेड फॉर द बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर इन 2014 आईफा के अंदर। तो हम वहाँ एक्सप्लोर करने का मौका मिला एज एन आर्टिस्ट, और हम लोगों ने स्क्रीन इंडिया अवार्ड भी, हाँ, वो भी जीता हम लोगों ने। अवारी की इंस्पिरेशन आप लोगों के लिए क्या थी? Actually, Avari की जो inspiration, the true story behind Avari was our friend. She was a transgender. She is a transgender, Rimal Ali. तो उसको हमारे काफ़ी करीब थी, हमारी दोस्ती काफ़ी ऐसे, तो उसकी लाइफ बड़े करीब से देखी हम लोगों ने कि वो इतना पैसा है उसके पास, उसके अपने घर वाले उसके ख्याल नहीं करते, उससे प्यार नहीं करते, लेकिन अकेली थी वो बहुत, हर चीज़ होने के बावजूद। तो
शी वाज द इंस्पिरेशन बिहाइंड वारी। अच्छा, इतने अरसे से आप दोनों साथ काम कर रहे हैं, कभी आप लोगों की लड़ाई हो, कोई झगड़ा हुआ हो इस सारे अरसे के दौरान? लड़ाई झगड़ा होता है, लेकिन वो एक हेल्दी कन्वर्सेशन होती है रिगार्डिंग मेकिंग म्यूजिक। उसके अलावा तो ऐसा सच नहीं होती, बट इसको मैं टॉन्ट करता रहता हूँ किसी और चीज़ पे, नॉट रिलेटेड म्यूजिक। बस खाने पीने में कहता हूँ रुक जा बेटा रुक जा, अदरवाइज ऐसे कोई नहीं है। खाने पीने के शौकीन है अदनाना? बहुत ये बताएंगे आपको। देखिए हम दुनिया में खाने पीने के लिए और गाने के अलावा आपका एक शौक खाना पीना भी जी, है? खाना पीना ही, बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, आई लव फूड। तो वो ज़रा आपको कंट्रोल करना पड़ता है मीडिया में, यू नो, इन Body shape में रखनी बॉडी है। शेप में रखने के लिए। तो मैं ज़रा उस मामले में थोड़ा सा लापरवाह सा आदमी हूँ। अच्छा, लेकिन आजकल I'm पाकिस्तान working on it। अच्छा, पाकिस्तान से इंडिया का और बॉलीवुड का सफ़र आप लोगों को कैसा रहा? या अगर मैं कहूँ कि पाकिस्तानी और बॉलीवुड इंडस्ट्री में काम को आप किस तरह से कंपेयर करते हैं? फैक्ट ये है कि देखो आप हमेशा किसी भी चीज़ में मैच्योर होते हो, तो हमारी इंडस्ट्री भी इमेच्योर है मेरे ख्याल में। और हमेशा म्यूज़िक इंडस्ट्री हमारी बहुत अच्छी है, ठीक है। एक हमारा जो ओवरऑल शोबिज़ स्टाइल ऑफ इंडस्ट्री, म्यूज़िक है, इट्स वेरी डिफरेंट, जो कि हमेशा बॉलीवुड में भी अप्रिशिएट किया जाता है। बिल्कुल। बट अगर आप ये अब बात करो डिफरेंस क्या है, तो वो दे आर मोर प्रोफेशनल, ठीक है। वहाँ जो है एक गाने को लॉन्च करने के प्रॉपर प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे टी सीरीज़ है, रिकॉर्ड लेबल्स हैं। यहाँ हमारे पास पाकिस्तान में रिकॉर्ड लेबल नहीं है। पाकिस्तान में क्या होता है कि एक लड़के ने गाना प्रोड्यूस करवाया, 1-2 लाख रुपए लगाया, उसने वीडियो बनवाया, अब वो रिलीज़ कहाँ करेगा? एक सिर्फ मीडियम है, सोशल मीडिया, फेसबुक। तो वो 1-2 लाख रुपए उसके ज़ाया हो जाते हैं। फिर क्या होता है, तो वो सिंगर डिस्करेज होता है, वो चला जाता है वापस जिधर से आया। अगले हम इसी चीज़ से बात करते हैं कि पाकिस्तानी इंडस्ट्री को इस चीज़ पे भी काम करना चाहिए कि म्यूज़िक प्रोडक्शन के स्टूडियोज़ नहीं है, नहीं, जो म्यूजिक हमारा प्रोडक्शन के स्टूडियोज बहुत स्टूडियोज हैं। जो वहाँ पे रिलीज रिकॉर्ड लेबल, वी डोंट इवन हैव म्यूजिक चैनल्स। हाँ, रिकॉर्ड लेबल पाकिस्तान में रिकॉर्ड लेबल नहीं है। तो मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ा एक गैप है। पूरा गैप भी, और हमारे पास एक मीडियम खाली पड़ा हुआ है। इट्स मतलब कोई अगर कोई सुन रहा है बड़ा बिजनेसमैन, तो वो इस चीज़ में इन्वेस्ट कर सकता है। तो एक बड़ी एक मतलब पूरी इंडस्ट्री एक पड़ी हुई है जिसमें इन्वेस्टमेंट आ सकती है पाकिस्तान में। जैसे टी सीरीज़ है, टी सीरीज़ देखो एक गाना अपलोड होता है, उनके रातों रात मिलियन व्यूज़ होते हैं, वो लोगों तक पहुंचा होता है, उसकी रीज़न है टी सीरीज़ शुरू से इतना बड़ा नहीं था, उनके पास फिल्में आती गई, लेकिन हमारी फिल्मों का म्यूज़िक रिलीज़ हो रहा है, किसी को पता ही नहीं होता फिल्मों का म्यूज़िक आया और किधर गया, क्योंकि रीज़न ये है प्लेटफॉर्म नहीं है। हमारे पाकिस्तानी फिल्मों के लोग ढूंढ रहे होते हैं कि यार हमें कहीं टी सीरीज़ लॉन्च दे दे, ये फैक्ट है। तो आप अगर कंपैरिजन, तो सच तो ये है बहुत बड़ी इंडस्ट्री अगर- है एज कंपेयर टू पाकिस्तान। हाँ। सो जाहिर है काम का एक्सपोजर यहाँ से तो ज़्यादा पैदा ही हुआ है। अभी 2000 क्या कहते हैं 16-17 में मेरे ख्याल में हमारी फिल्म इंडस्ट्री का मूवीज हमारी स्टार्ट तक ठीक है, फिल्म म्यूजिक अगर जो बात रिवाइवल एक आया revival फिल्म का, ठीक है ना, बिल्कुल। तो वो 40-45 साल के हो चुके हैं। अच्छा, अब मैं बारी बारी आप दोनों से ही सवाल पूछूंगी कि आपकी ज़िंदगी का कोई ऐसा वाक़या या ऐसा लम्हा जब खुद पे बहुत ज़्यादा रश्क आया हो या हैप्पीएस्ट मोमेंट हो ज़िंदगी का? फॉर मी हैप्पीएस्ट मोमेंट, एक दफ़ा हमने पॉलिटिकल बात कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। हम लोगों ने पीटीआई के जलसे में फॉर्म किया था मीनार पाकिस्तान में 23 मार्च को। तो उधर आई गेस 5 लाख लोग थे, तो हम लोग 5 लाख लोगों के लिए हम लोगों ने उठ जमाना परफॉर्म किया था। तो वो मेमोरेबल है मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा, और सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट भी था मेरी लाइफ का। और पूरे लाहौर में हम लोग ट्रेलर पे थे और हर जगह परफॉर्म किया था हमने पीटीआई के लिए, वो द बेस्ट मोमेंट ऑफ माई लाइफ। और अदनान आपके लिए रिगार्डिंग म्यूजिक और रिगार्डिंग कुछ भी इन योर लाइफ ज़िंदगी का सबसे डेफिनेटली जो बेस्ट मोमेंट होता है जब आप वालिद बनते हो या बाप बनते हो, वही होता है। तो मेरे लिए वही है। अगर आप म्यूज़िक से पूछेंगे तो वो बेटे के कंपैरिजन से म्यूज़िक से तो मैं नहीं कर सकता। चलिए आप दोनों वो बता totally दें, different। एक तो ये आपकी ज़िंदगी का हो गया म्यूज़िक से रिलेटेड म्यूजिक हैप्पीएस्ट मेरे ख्याल मोमेंट में व्हेन वी वर नॉमिनेटेड फॉर द बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर इनायफा इन आईफा, और उसके बाद जब अवारी की सिलेक्शन हुई थी तो बॉलीवुड के लिए जब आपको कॉल आई। हाँ, तो वो असल में जब आप पता नहीं होता ना, अचानक से कुछ हो जाता है आपकी ज़िंदगी में, अचानक से आपको कॉल आती है फलानी मूवी के लिए ना, कोई बॉलीवुड का डायरेक्टर ने कॉल किया और वो आपका गाना लेना चाह रहा है। तो वो जो एक्साइटमेंट होती है ना, उसकी happiest उसकी हाँ, वो उसका कंपैरिजन कोई नहीं है। बिल्कुल। वो जो पहली कामयाबी होती है ना आपकी ज़िंदगी की, मेरे ख्याल में सबसे खूबसूरत चीज़ वही होती है। अच्छा, आप दोनों का फेवरेट गाना कौन सा है? चाहे वो आपका अपना गाना हो, चाहे वो किसी और का गाना हो, कोई भी फेवरेट गाना हो। आप अपना भी इतने गाने, चलें अपना बता दें, अपने गानों में से कोई फेवरेट। अपना तो हर गाना मेरे लिए वारी होता है। हम लोग उतनी मेहनत से बनाते हैं कि बस वो ये है कि बॉलीवुड से आ गया तो वो वारी बन गया। बाकी अपना फेवरेट तो जो आप कॉन्टिन्यूसली सुनते भी हो। बहुत फेवरेट है
नेड़े नेड़े बस एक गाना है ओरिजिनल, जो आप अभी हमें सुना भी सकते हैं, अपने पसंद का गाना दोनों। बिल्कुल सुना सकते हैं। ठीक है। आपका फेवरेट कौन सा है? लिटिल पाकिस्तान? नहीं अपनों में से यू कैन नॉट, आप कह नहीं सकते कुछ। अपने तो सारे गाने ही तकरीबन नहीं, बुरे भी लगते हैं। बुरे भी लगते बुरे भी लगते हैं। हैं। कौन सा गाना अपना बुरा लगता है किसी के लिए आपको? बनाया है वो बुरा लगता है। हम बस वही बताएंगे आपको किस कौन से गाने में अपने बुरे लगते हैं। आई थिंक नेड़े नेड़े बस इज मेरे मुझे भी यही ग्रूवी, इट्स ग्रूवी। हम उस पे एंजॉय बहुत करते हैं हाँ, perform करते हैं। वो क्योंकि अब लाइव परफॉर्मेंस में ना आपको ज़रा हम थोड़े से बदनाम है, ज़रा हम स्लो गाने लिखने के बारे में। अच्छा। हम जब परफॉर्मेंस कर रहे होते हैं तो हमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये फेस करना पड़ता है कि अच्छा यार अब कौन सा गाना तेज गाना करना है अब हमने। तो हमारा अपने गानों में से एक ही तेज गाना है, वो है नेड़े नेड़े बस। बाकी आवाज़ी सैड था, बंदिया वाज वेरी सीरियस, उठ जवाना वाज वेरी सीरियस। ओनली वी एक ढोला एक रिसेंटली दूसरा रिलीज किया था, वो भी थोड़ा सा पेपी। ढोला इज अ फेवरेट एंड नेड़े नेड़े बस। दिल लाउणा नी तेरे बिना अज कर लिया फैसला, मेरी अखियां दी प्यास बुझा पईयां तकदियां तेरियां राम रहमा। हो दिल लाउणा नी तेरे बिना अज कर लिया फैसला, मेरी अखियां दी प्यास बुझा पईयां तकदियां तेरियां राम रहमा। तेरा मुखड़ा मैं तकदी जावां, कोड़िया मैं तेनू मनावां। तेरा मुखड़ा मैं तकदी जावां, कोड़े बैठ मैं तेनू मनावां। नेड़े नेड़े वस बे ढोला, मैं तेनू प्यार करदी जावां। नेड़े नेड़े वस बे ढोला, मैं तेनू प्यार करदी जावां। नेड़े नेड़े वस बे ठीक है। आप दोनों के करियर में सबसे ज़्यादा सपोर्ट किस इंसान की रही आपको? और मेरे करियर में मेरी वालदा की। और आपके Second, मामले में? my wife। उन्होंने मुझे मेरे रवि, आपके career मामले में? मेरी वालदा और सेकंड मेरी वालदा। ज़िंदगी का सबसे इमोशनल वाक़या? मेरा बेटा। मैंने जब पहली दफ़ा बेटे को पकड़ा था तो वो बहुत ज़्यादा इमोशनल था मेरे लिए। The मैंने तो most emotional and most happiest feelings का combination। हाँ वो तो डेफिनेटली आप उसको नहीं एक्सप्लेन कर सकते। आई वाज लाइक दैट आई एम होल्डिंग माई सेल्फ। मैं अपने आप को पकड़ के ना मेरे हाथ में मेरा अपना आप है। तो वो चीज़ जो फीलिंग है ना बड़ी मेरे ख्याल में डिफरेंट है। तो वो आप उसको हैप्पीएस्ट कह लें या इमोशनल कह लें। अच्छा, म्यूज़िक इंडस्ट्री के डेवलपमेंट पे क्या कमेंट्स करना चाहेंगे डेवलपमेंट किस पॉइंट कि अभी तक क्या डेवलपमेंट हुई है, उसकी अच्छाइयाँ और मज़ीद करने के लिए क्या आप उनको सजेशंस देना चाहते हैं? अच्छा, पाकिस्तान म्यूजिक इंडस्ट्री जो हाँ जी, बहुत पाकिस्तान। ऊपर पे जा रही है वैसे, टू बी ऑनेस्ट ओवरऑल में कुछ ओवरऑल हालांकि अपेरेंटली लगता है कि जैसे अपेरेंटली लगता है कि फिल्म इंडस्ट्री ने जितना ग्रो किया तो साथ साथ म्यूज़िक इंडस्ट्री को भी चांस मिल रहे हैं। थे कि जिस तरह ग्रो कर रही मूवी इंडस्ट्री वैसे ही बूम मिलेगा, सब सारी म्यूजिक को मिलेगा बूम, एक्टर्स को बूम मिलेगा, लेकिन वैसे नहीं चल रहा था। कुछ लोग हैं जो अभी भी बचाए बैठे हुए म्यूज़िक को। आपने देख लिया जो बड़े बड़े शोज थे उनका क्या हाल हो गया। जुल्फ़िकार जबार खान, जुल्फ़ी जो नेस्को बेसमेंट कहते हैं, हमारे मेंटर टीचर बड़े भाई, वो एक वाहिद इंसान है जो अभी तक आई गेस पाकिस्तान म्यूजिक इंडस्ट्री को बहुत सपोर्ट करते हैं। और आर्टिस्ट को रोहिल हयात थे, ट्रू लवर ऑफ म्यूजिक इंडस्ट्री। हम लोगों को इस रोहिल हयात, इस तरह जुल्फी है, इस तरह के लोगों की बहुत ज़रूरत है। एक तो सीनियर है क्योंकि हम लोग मैं दूसरा जो डेवलपमेंट के लिए काम कर काम भी रहे कर हैं, काम कर रहे हैं अपनी ज़ात के लिए नहीं कर रहे वो, डेवलपमेंट के लिए, ओवरऑल स्ट्रगलर्स के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं। हम अगर आप हमें देखती हैं, हमें अवारी देखती हैं तो अवारी वाज इन नेस्कैफे बेसमेंट। जी बिल्कुल। नेस्कैफे बेसमेंट से इंडिया गया तो वहाँ से लोगों को पहचान मिली। लेकिन हमें जो मैं कहूँ जो टैलेंट था वो देखा जुल्फी भाई ने, उसको रिकॉर्ड किया गाने में, फिर वो पहुंचा उसके थ्रू, उस शो के थ्रू इंडिया में पहुंचा। बाकी अगर फिल्म इंडस्ट्री की बात करोगे, फिल्म म्यूजिक अभी अब मैं कहीं नहीं देख रहा।
अगले 3-4 सालों में नहीं। अगर वही जो मैं बात करूँ, अगर हमारे पास जब तक कोई रिकॉर्ड लेबल नहीं आ जाता तब तक आपके सारे गाने हम लोग प्रोड्यूस करते हैं, पैसे कमाते हैं, गाना चलता है नहीं चलता अल्लाह का खैर सलाम, हम पैसे कमा रहे हैं। अब सोच ये बन चुकी है। स्ट्रगलर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? स्ट्रगलर को मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि यार इस फील्ड को चूज करने से पहले 10 दफ़ा सोचें। मैं डिस्करेज नहीं कर रहा, लेकिन हकीकत से आगाह है। हकीकत पहले और बात थी, 2004-5 में और बात थी, अब बिल्कुल और बहुत डिफरेंट गेम हो चुकी है। इट्स वेरी इजी एट द सेम टाइम दैट आप पॉपुलर हो सकते हो, फेम हासिल करते हो, लेकिन एट द सेम टाइम इट्स वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि कोई उसकी सर पैर नहीं है। यू हैव सोशल मीडिया, उसके थ्रू आप बड़े इजीली पॉपुलर हो सकते हो, ठीक है, और बहुत सारे मीडियम हैं, लेकिन आप इससे कमाओगे, ये एक बड़ा एक क्वेश्चन हमारे हमेशा पेरेंट्स भी घबराते हैं बच्चों के लिए। आप कमा सकते हो इफ यू आर एक्स्ट्रा टैलेंटेड। मेरे ख्याल में इस इंडस्ट्री में आप काम लेके आए आउट ऑफ डेफिनेटली आप रिकॉग्नाइज हो ही जाएंगे। देखिए हम लोग सरवाइव किस तरह से कर रहे हैं, अगर सोच की बात करूँ, हम लोग इस वजह से सरवाइव कर रहे हैं, हम म्यूजिक लिखते खुद हैं, म्यूजिक बनाते खुद हैं, उसके बाद गाते। प्रायोरिटी यही होती है कि गाएं भी हम खुद। हर चीज खुद कर रहे होते हैं, तो सर्वाइवल इस वजह से इस इंडस्ट्री में। अगर लेट्स सपोज एक सिंगर है जो बहुत अच्छी आवाज का मालिक है, या आपने बहुत सारे सिंगर्स देखे होंगे जो बहुत अच्छी अच्छी आवाज़ों के मालिक हैं, अक्सर यूट्यूब पे हम देखते हैं, फेसबुक पे वायरल होते हैं, काम नहीं मिलता उनको। इसकी वजह ये है कि प्रॉपर चैनल ही नहीं है कोई। अब जैसे नेस्कैफे बेसमेंट 5 आ रहा है, उसमें हमने इतना टैलेंट देखा है, तो एक मीडिया में वो तो प्रोड्यूस करके छोड़ देंगे, लेकिन आगे काम कैसे करना है। हमारे बहुत सारे टैलेंट आते हैं, वो आपने वो देखा होगा, अभी लड़का वायरल हुआ था, नहीं एक लड़का था वो पेंट वाला। अब उसने गाना बहुत अच्छा गाया, ठीक है, उसके बाद उसको कॉन्सर्ट भी मिला। अच्छा, उसका फ्यूचर कैसे सेव कैसे कर रहे हैं हम, उसके लिए आगे कोई प्लेटफॉर्म है जिस पे जाके वो, लेकिन उसके बाद वो दोबारा नजर भी नहीं आया ना। यही बात है, वन हिट वंडर। तो मैं जितने भी हमारे स्ट्रगलर्स हैं जो म्यूजिक कर रहे हैं वो करें, डेफिनेटली करें, लेकिन अपने साथ साथ बैकअप प्लान जरूर तैयार रखें कि चीज़ें बैकअप पे हमारा ये हम लोगों ने ये पढ़ाई की हुई है, हम लोग खुदा ना खासा अगर म्यूजिक नहीं चलता तो हम लोग कुछ और कर सकते हैं। तो ये मैसेज है। अभी आप क्या कहना चाहेंगे? आई मस्ट से कि जो स्ट्रगलर्स हैं वो काम करते रहे, हम लोग भी करते रहे थे, बड़े ऊंच नीच आई थी ज़िंदगी में, लेकिन अगर आप आउट ऑफ द वे काम जो दान बोला करेंगे तो आप रिकग्निशन मिल जाएगी आपको। बट ये एक माइंडसेट होता है बच्चों का जो हमारे पास भी आते हैं कि एक गाना बनाएंगे तो हमें शोज़ मिलेंगे, कॉन्सर्ट्स मिलेंगे और ओवर द नाइट प्रोफेशनली और हमें फाइनेंशियली बहुत सपोर्ट करेंगे म्यूज़िक। ऐसा नहीं होता, बड़ी लंबी रेस है ये, तो fasten your seat belts and then come into this music field. That's what it says. चलें बैंड में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप हमें वो गाना सुनाएं जिससे आपकी सबसे ज़्यादा अर्निंग हुई है। नहीं जिससे आपकी सबसे ज़्यादा अर्निंग हुई है। मैं जी भर के रो लूं, तेरी बाहों में सो लूं, आ फिर से मुझे मिल, मैं तुझसे ये बोलूं, तू अनमोल थी, पल पल बोलती, ऐसी चुप तू लगा के गया, सारी खुशियां खा के गया, हाय अंदर अंदर से टूटा मैं, तेरे इश्क में खुद ही से रूठा। जी तो नाजरीन, ये था सोच बैंड। मेरी तो इनके साथ गुफ्तगू इंतहाई दिलचस्प रही और मैंने बहुत एंजॉय किया। उम्मीद करती हूँ आपने भी बेहद एंजॉय किया होगा। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए उर्दू पॉइंट। अपने ही दर को खुद ही था छोड़ा, अब दर बदर सी ये जिंदगी है। हम रब के आगे किस मुंह से जाएं, आंखों में ऐसी
शर्मिंदगी है। दुनिया की चाहत पाके सब कुछ तूने खोया, तूने है काटा वो ही जो था तूने बोया। मोहब्बत ना की थी किया था तूने सौदा, दिया था खुद को धोखा, सच से मुंह मोड़ लिया है, हाय खसारा कर बैठे हैं। मरने से पहले मरने का नजारा कर बैठे हैं, सच से मुंह मोड़ लिया है, हाय खसारा कर बैठे हैं। मरने से पहले मरने का नजारा कर बैठे हैं।